भागते भागते रेवती एक छोटे से गांव में पहुंच गई। ये गांव उसके लिए बिल्कुल अनजान था, लेकिन उसकी दुनिया से बहुत ही दूर था। रेवती ने एक घर का दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक औरत निकली और रेवती ने कांपती हुई आवाज में सुबह तक रुकने की गुजारिश की। उस औरत ने रेवती को कुछ पल तक गौर से देखा, फिर बोली, ठीक है, सुबह तक तुम यहाँ रुक सकती हो। रेवती दोनों बच्चों को लेकर घर के अंदर चली गई। और दोनों बच्चों को जमीन पे ही लेटा दिया। रेवती की आंखें भी भारी हो रही थी, लेकिन उसका मन डर और बेचैनी से जल रहा था। रेवती अपने बच्चों के पास लेट गई। तब कहीं जाकर उसके शरीर को थोड़ी राहत मिली, किंतु भोर होने से पहले गांव की अफरा तफरी की आवाज ने रात की खामोशी को चीर दिया। रेवती घबराकर तुरंत उठ बैठी और बाहर आकर देखा तो पता चला चारों ओर धुआं फैल रहा था। लोगों की चीखें सुनाई दे रही थी। जलती हुई लकड़ी की तीखे गंध हवा में भर गई थी। घर के बाहर का दृश्य देखकर, घर के बाहर का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। हर तरफ अफरा तफरी, कोई इधर भाग रहा है तो कोई उधर। कुछ लोग आग बुझाने के लिए पानी की बाल्टियां फेंक रहे थे। बच्चों के रोने की आवाज, जलते हुए घर, और अंगारों में बदलती हुई झोपड़ियां। ये सब कुछ रेवती को एक भयानक सपने जैसा लग रहा था। तभी वो देखती है, दूर खड़ा एक इंसान गांव वालों पे हंस रहा था। सुरेश की आंखें और उसका चेहरा आज उसे एक अलग इंसान बयां कर रहा था। मानो जैसे पाताल से कोई राक्षस धरती पर आ गया हो। सुरेश एक आदमी का कॉलर पकड़कर घसीटता हुआ ले जा रहा था। और गुस्से से चिल्ला चिल्ला कर पूछ रहा था, रेवती कहाँ है? कहाँ है रेवती? बताओ। उस आदमी को तो पता ही नहीं था रेवती कौन है, और ये आदमी कौन है जो रेवती को ढूंढ रहा है। सुरेश ने
बिना कोई पल गवाए उस आदमी को उधर ही धराशायी कर दिया। ये देख रेवती वहीं पे पत्थर हो गई। उसकी सांस गले में ही अटक गई, क्योंकि अब ये कोई डरावना सपना नहीं था, ये सच में हो रहा था। उसके आंखों के सामने था सच, सुरेश की सच। रेवती को पता चल गया कि वो अब सुरक्षित नहीं है। ना ये घर, ना ये गांव, ना उसके 2 बच्चे और ना ही खुद रेवती। आग की लपटें और बढ़ती ही जा रही थी, एक घर से दूसरे घर की ओर रेंगती हुई, सारे बंधनों को लांघती हुई, सारे दरवाजे और खिड़कियों को आग अपने लपटों में लपेट रही थी। आग जितनी तेजी से फैल रही थी, रेवती का डर भी उतना ही तेजी से बड़ा हो रहा था। तेज, बेकाबू और कभी न रुकने वाला, जैसे उन आग के लपटों को भी पता था कि रेवती कहाँ पर है और कौन किसका पीछा कर रहा है। रेवती की सांसें और भी तेज और बिखरी हुई हो गई, लेकिन उसके पैर लगातार आगे बढ़ रहे थे। उसके बच्चे उसके बगल से चिपके हुए थे। पीछे गांव में अफरा तफरी धीरे धीरे दूर होती जा रही थी, क्योंकि उसके भीतर का डर और गहरा होता जा रहा था। रेवती के पास कोई और रास्ता नहीं था, उसे तेज भागना था और बच्चों को भी। आगे बढ़ते हुए रेवती ने देखा कि रास्ते के उस पार एक बूढ़ा आदमी अपने घोड़ा गाड़ी पर सो रहा है और रेवती को अभी इस घोड़े गाड़ी की बहुत जरूरत थी। रेवती ने गुहार लगाई कि उसे यहाँ से कहीं दूर ले जाए। उस बूढ़े आदमी ने अपने घोड़ों की लगाम को कसकर पकड़ लिया और शक्ति से कहा, जल्दी बैठो। घोड़ा गाड़ी तेजी से रास्ते पर दौड़ने लगे। घोड़ों की खुरों की आवाज धरती पर ऐसे पड़ रही थी जैसे रेवती के दिल की धड़कन। किंतु रेवती को पता था उसका पीछा करने वाला इतनी आसानी से रुकने वाला नहीं है। रास्ता मुड़ता रहा, घूमता रहा,
और आगे सामने से एक पहाड़ दिखाई देने लगी। और बूढ़ा आदमी कहा कि यहीं से रास्ता खत्म हो जाती है। आपको पहाड़ की ओर अकेले जाना होगा। और कहा कि बेटी, अगर तुम बता देती तो मैं तुम्हें किसी दूसरे गांव में पहुंचा देता। ये पहाड़ पे क्यों जा रही हो? रेवती ने बिना शब्दों के उत्तर दिए आगे बढ़ने लगी। सुबह होने को आया था और धीरे धीरे वो पहाड़ों की रास्ता भी अब छोटे होने लगा था। और देखते ही देखते रास्ता खत्म हो गया और सामने एक गहरी खाई थी। ना कोई रास्ता, ना भागने की जगह, ना कोई छिपने की जगह। रेवती सोच ही रही थी, इसी पहाड़ों में ही कहीं छुप के रह जाते हैं। सूरज उसे कभी ढूंढ नहीं पाएगा। किंतु बच्चों का क्या होगा? उन्हें कैसे संभालेगी? यही सब सोचे सोचे उधर ही बैठ गई। रेवती अपने बच्चों की ओर देखने लगी। रेवती के बच्चे तो अभी बहुत ही छोटे और मासूम थे। इतने मासूम थे कि अपने माँ के आंखों में छिपा डर को भी नहीं समझ पा रहे थे। रेवती अपने बच्चों को कहने लगी कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें छिपे रहना है और माँ के अलावा कोई भी आवाज लगाए तो नहीं जाना है। कालांतर की अदृश्य यात्रा में खोजती रेवती अपनी गाथा रे। गूंजे अनंत में संख्याट सवसन, दिव्य दृष्टि अद्भुत ये शक्ति।